डीएनए रेप्लिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें डीएनए अपने आप को कॉपी करता है नए डॉटर मॉलिक्यूल बनाने के लिए। अ प्रोसेस इन विच डीएनए कॉपीज इटसेल्फ टू फॉर्म आइडेंटिकल डॉटर मॉलिक्यूल। इस प्रोसेस को कहते हैं डीएनए रेप्लिकेशन। ठीक, क्यों? क्योंकि डीएनए ने एक्सप्रेस होके अगले सेल को भी डीएनए देना होता है, एक्सप्रेस होके आगे प्रोडक्ट भी बनानी होती है, तो कैरेक्टरिस्टिक्स भी कंट्रोल करनी होती हैं। इसलिए डीएनए अपने आप को एक्सप्रेस करता है और रेप्लिकेट करता है ताकि डीएनए सेल के अंदर भी मौजूद रहे और एक्सप्रेस भी होता रहे। ठीक, साइट कहाँ पे होता है ये प्रोसेस? प्रोकैरियोट्स के अंदर ये होता है, सेल के साइटोप्लाज्म में। क्यों? क्योंकि प्रोकैरियोट्स का सेल ही होता है सिंपल, उसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता, उनका जीनोम भी सिंपल होता है। और जीनोम जो है प्रोकैरियोट्स का, ये बैक्टीरियल सेल का, सेल के दरमियान में एक छोटे से धागे की तरह पड़ा होता है जिसको न्यूक्लियाइड कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूक्लियाइड। जबकि यूकैरियोट्स की मैं बात करूं तो यूकैरियोट्स में ये प्रोसेस होता है, सेल का न्यूक्लियस के अंदर होता है ये। ठीक, अब साइंसदानों ने डीएनए रेप्लिकेशन को समझने के लिए 3 मॉडल दिए हैं। उन 3 मॉडल को समझाने के लिए मैं आपको सबसे पहले उन मॉडल्स के नाम लिखें। सेमी कंजर्वेटिव मॉडल ऑफ रेप्लिकेशन, सेमी कंजर्वेटिव ऐसा मॉडल ऑफ रेप्लिकेशन जिसमें डीएनए एक पेरेंट स्ट्रैंड होगा, जो एक होगा वो न्यू बनाएगा, इसको कहते हैं सेमी कंजर्वेटिव। फॉर एग्जाम्पल, मेरे साथ साथ बनाएं, ये पेरेंट स्ट्रैंड है, ये डॉटर स्ट्रैंड है, इसको कहते हैं सेमी कंजर्वेटिव। अगला मॉडल कंजर्वेटिव मॉडल ऑफ रेप्लिकेशन, ऐसा मॉडल ऑफ रेप्लिकेशन जिसमें डीएनए कंजर्वेटिव रहता है और अपने जैसा ही स्ट्रैंड बनाता है। ठीक, सेम अपने जैसा ही स्ट्रैंड बनाता है, इसको कहते हैं इसको कहते हैं कंजर्वेटिव मॉडल ऑफ रेप्लिकेशन। सेमी कंजर्वेटिव और कंजर्वेटिव मॉडल ऑफ रेप्लिकेशन को समझने के लिए मैं आपको एक मिसाल दूंगा कॉमन। हम कहते हैं ना अक्सर, यार वो बंदा बहुत ज्यादा कंजर्वेटिव है। आजकल के जदीद दौर में भी अजीब सा है, पुराने दौर की बातें, बच्चों को बहुत कंजर्व करके रखा हुआ है, बाहर नहीं निकलने देता, अजीब सा माहौल है, यानी ब्रॉड माइंडेड नहीं है। इधर भी डीएनए ब्रॉड माइंडेड नहीं है, अपने जैसा ही स्टैंड बना रहा है, यानी अपने ही खानदान में शादियां किए जा रहे हैं। सेमी कंजर्वेटिव मॉडल ऑफ रेप्लिकेशन में यूं समझ लें डीएनए शहर चला गया, डीएनए को थोड़ा सा शऊर आ गया है। अब डीएनए ने एक पेरेंट स्ट्रैंड बनाया, एक न्यू स्ट्रैंड बनाया है, यानी अपने अंदर एडवांसमेंट लेके आया है। सही, इन दोनों की समझ आ गई? ठीक, एक होता है डिस्पर्सिव मॉडल ऑफ रेप्लिकेशन। डिस्पर्सिव मॉडल ऑफ रेप्लिकेशन ऐसा मॉडल ऑफ रेप्लिकेशन होता है जिसमें डीएनए छोटे छोटे टुकड़ों की सूरत में किसी भी सेल में डिस्पर्स होता है और यही टुकड़े आपस में मिलकर एक न्यू डीएनए बना देते हैं। इसको कहते हैं डिस्पर्सिव मॉडल ऑफ रेप्लिकेशन। ठीक, मॉडल ऑफ रेप्लिकेशन की तो कभी भूलेंगे नहीं अब ये।
आगे चलें। चलें, अब हम चलते हैं आगे। ज्यादातर जो लोग कहते हैं वो कहते हैं कि डीएनए रेप्लिकेशन जो है वो सेमी कंजर्वेटिव होती है। ठीक है, अच्छा, अब डीएनए रेप्लिकेशन को मजीद एक्सप्लेन करने के लिए आपने क्या करना है। इसके 3 स्टेप हैं डीएनए रेप्लिकेशन के। सबसे पहला स्टेप, उसको कहते हैं इनिशिएशन। क्या कहते हैं? इनिशिएशन। अब इनिशिएशन किस तरह होगी, इसको किस तरह समझना है। सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूं कि चेन इनिशिएशन यानी इनिशिएशन का स्टेप कैसे होगा। इनिशिएशन के स्टेप में सबसे पहले आपने बताना है कि प्रोकैरियोट्स में और यूकैरियोट्स में इनिशिएशन में क्या डिफरेंस है। पहला डिफरेंस लिखें, प्रोकैरियोट्स में जो जीनोम है वो सिंपल होता है। क्या होता है? सो देयर इज सिंगल साइट ऑफ इनिशिएशन ऑफ रेप्लिकेशन। जबकि यूकैरियोट्स की अगर बात करें तो जीनोम बहुत बड़ा होता है। सो देयर आर मल्टीपल साइट्स ऑफ ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। मैंने बताया कि प्रोकैरियोट्स के अंदर जीनोम छोटा होता है, सिंपल होता है, इसलिए देयर इज सिंगल साइट ऑफ ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। जबकि यूकैरियोट्स के अंदर देयर आर मल्टीपल साइट्स ऑफ ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। समझ आई? अब व्हाट इज ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन? सुने मेरी बात। अब मैं आपके सामने एक मॉडल बना रहा हूं डीएनए का। ये देखें, ये देखें, इस तरह मेरे साथ साथ बनाएं। ये यूं समझ लें इतना बड़ा आपका डीएनए है। इतने बड़े स्ट्रैंड पे आपको कैसे पता चलेगा कि फलां जगह पे चेन इनिशिएशन हो रही है यानी ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन हो रही है। ठीक है, सबसे पहले आपको कैसे पता चलेगा कि फलां जगह पे इनिशिएशन शुरू हो रही है। लिखें, सबसे पहली निशानी वहां पे रेप्लिकेशन बबल बनेगी। क्या बनेगी? रेप्लिकेशन बबल। अब रेप्लिकेशन बबल कौन सी चीज बनाती है? सबसे पहले आरएनए प्राइमर आके अटैच करेगा। क्या करेगा? आरएनए प्राइमर। अब व्हाट इज आरएनए प्राइमर? लिखें, ये 5 से लेके 50 न्यूक्लियोटाइड्स पे मुश्तमिल सीक्वेंस होता है जो आके डीएनए के स्ट्रैंड के ऊपर आके अटैच हो जाता है। ठीक है, समझ आ गई? अब ये जहां पे आगे अटैच होगा, अब एक प्रोटीन होती है डीएनए। ये प्रोटीन जहां पे देखेगी आरएनए प्राइमर अटैच हुआ है, ये उससे कुछ फासले पे आके अटैच करेगी, जिसकी वजह से डीएनए का स्ट्रैंड जो है वो ऐसे ओपन हो जाता है।
इसको कहते हैं इनिशिएशन ऑफ रेप्लिकेशन, और यही डीएनए ए प्रोटीन आगे रेप्लिकेशन बबल बना देगी। पहले ये बताएं, पल्ले पड़ी है बात, फिर दोबारा एक्सप्लेन करता हूं। अच्छा, अब दोबारा रिपीट कर रहा हूं, लिखें, दोबारा रिपीट कर रहा हूं। इतना बड़ा स्टैंड है, सबसे पहले आरएनए प्राइमर आएगा। आरएनए प्राइमर क्या है? ये 5 से 50 न्यूक्लियोटाइड्स पे मुश्तमिल एक सीक्वेंस होता है, वो आके अटैच हो जाएगा। जैसे ही ये आके अटैच करेगा, फौरन आके डीएनए ए प्रोटीन आके अटैच होगी। ये आते ही डीएनए के स्ट्रैंड को इस तरह से खोल देती है। अब ये जो स्ट्रक्चर बना है, इसको कहते हैं रेप्लिकेशन बबल। ठीक है, यहां तक अब क्लियर हो गया? अब होता क्या है, जब ये स्ट्रैंड ऐसे ओपन हो जाता है, ठीक है, तो डीएनए का स्ट्रैंड ऐसे ओपन हो जाता है, फॉर्क लाइक स्ट्रक्चर। अब डीएनए के स्ट्रैंड को ओपन रखने के लिए यहां पे एक आके प्रोटीन अटैच होती है, जिसको कहते हैं सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन। लिखते जाइए साथ, SSB, सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन। ये डीएनए के स्ट्रैंड को ऐसे ओपन रखती हैं, इसको वापस बंद होने से रोक देती हैं। क्लियर हो रहा? अब डीएनए का जो ये वाला स्ट्रैंड है, जो रेप्लिकेशन फॉर्क की तरफ आ रहा है, इसको कहते हैं लीडिंग स्ट्रैंड। क्या कहते हैं? और ये वाला स्ट्रैंड जो रेप्लिकेशन फॉर्क के अवे जा रहा है, इसको कहते हैं लैगिंग स्ट्रैंड। लैगिंग स्ट्रैंड, ठीक है। अब काम है हेलिकेज का। हेलिकेज एंजाइम आता है, वो आके डीएनए के स्ट्रैंड को ऐसे ओपन करता जाता है। लीडिंग स्ट्रैंड के ऊपर क्या होता है, सिंपल बेसिस अटैच होती जाती हैं, और यहां पे डीएनए पॉलीमरेज 3 एंजाइम प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी करता जाता है। यानी वो चेक करता जाता है कि यहां से जो बेसिस लग रही हैं, क्या वो ठीक लग रही हैं, कोई और बेस तो नहीं लग रही। लीडिंग स्ट्रैंड पे इस तरह से रेप्लिकेशन होती है, यानी सिंपल बेसिस अटैच होती जाएंगी, और डीएनए पॉलीमरेज 3 एंजाइम प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी चेक करता जाएगा कि आया बेसिस ठीक लगी हैं या नहीं। तो क्योंकि लीडिंग स्ट्रैंड के ऊपर कॉन्टिन्यूअसली यहां पे रेप्लिकेशन होती है, इसलिए कहते हैं कॉन्टिन्यूअस रेप्लिकेशन कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? कॉन्टिन्यूअस रेप्लिकेशन। जबकि लैगिंग स्ट्रैंड के ऊपर क्या होता है, छोटे छोटे न्यूक्लियोटाइड्स के सीक्वेंस बनते जाते हैं, और लाइगेज एंजाइम आके उनको आपस में जोड़ता जाता है, और इधर इस तरह डीएनए का स्ट्रैंड बनता जाता है। देखें, इधर भी बन रहा है, इधर भी बन रहा है। इस तरह डीएनए का स्ट्रैंड ऐसे आगे चलता जाता है, खुलता जाता है, इधर बेसिस अटैच होती जाती हैं। इनके अटैच होने की वजह से यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस मॉडल ऑफ रेप्लिकेशन होता है,
जबकि यहाँ पे छोटे छोटे सीक्वेंस बनते हैं न्यूक्लियोटाइड के, जिनको साइंसदान के नाम पे कहा जाता है ओकाज़की फ्रेगमेंट। और यही ओकाज़की फ्रेगमेंट्स जो हैं वो अटैच करते हैं लाइगेज एंजाइम से, और इधर भी इस तरह डीएनए का स्ट्रैंड बनता जाता है। यहां तक किसी को बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गई हो तो मुझे जवाब दें, फिर आगे चलते हैं।